Good morning, sir. Good morning, sir. कल थोड़ा टाइम टेबल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मेरे पास पुराना टाइम टेबल आ गया था जिसमें वर्कशॉप का जो है ना लैब ट्यूसडे था, इसलिए मैंने मीटिंग शुरू की थी, बट वो बाद में क्लैरिफाई हुआ थर्सडे को है हमारी लैब, है ना। ये कबीर मित्तल दो दो नाम से आ रहे हैं। नहीं देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक ही नाम से अपनी एक आईडी बनाएं, ठीक है। कॉपी आईडी ना करें और कोशिश करें कि आप अपनी जो वेबकैम है वो ऑन करें क्लास के टाइम पे, ठीक है। क्लास के टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई कॉपीड नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास रोल नंबर नहीं है, वैसे रोल नंबर होता तो रोल नंबर एक लिखा होता है तो उससे दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। वैसे तो अभी कोई कॉपी दिख नहीं रहे, ठीक है। चलिए, मैंने कल आप लोगों को भेजा था गूगल क्लासरूम पे इनविटेशन, सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब तक 42 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। मुझे कल किसी ने कहा था कि कुछ लोगों के ज्वाइन नहीं हो रहे थे। किन किन लोगों के ज्वाइन नहीं हो रहे थे प्लीज? I was not able to join. प्लीज गिव योर ईमेल आईडी। सर मैं अभी जिन जिन का नहीं हुआ मुझे अगर ईमेल आईडी लिखवा देंगे तो मैं तुरंत के तुरंत आपको ईमेल से आपको इनविटेशन भेज दूंगा। शिव राठौर। SHIV। सर चैट ऑन कर दो ना आप। अरे हाँ चैट ऑन कर देता हूँ, चैट पे भेज दो, मैं उसको भेज दूंगा, है ना। एक सेकेंड। चैट शायद मेरा ऑन है। सर नहीं है, क्या डिसेबल है सर। नहीं सर, डिसेबल। चैट डिसेबल है। चलिए, कर दिया मैंने डिसेबल, ठीक है। सर ईमेल आईडी भेजनी है। हाँ सिर्फ ईमेल आईडी भेज दीजिए ताकि मैं आप लोगों को, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है बस सभी ने नहीं भेजना। साइन कर दी। हाँ ठीक है, जिन्होंने कर दिया गुड। तो बहुत सारे हैं, कितने सारे लोगों ने नहीं किया? नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मैं इसको बाद में कर दूंगा, ठीक है ना। आर्यन सिंह कर दिया, एक सेकंड, दो तीन और रह गए, कर लेता हूँ।
सर ये ईमेल आईडी गूगल क्लासरूम के लिए ले रहे हो क्या आप? हाँ, जिन्होंने गूगल क्लासरूम पे वो कर दिया है, जिनका हुआ नहीं है, ठीक है। मैंने इनविटेशन भेज दिया है सभी को। 6 लोगों को इनविटेशन नहीं जा सकती है, शायद उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, सर एक बार मेरा देखना, मेरा जॉइन दिखा रहा है आपके पास? वो मैं बता दूंगा उसको ना। कबीर मित्तल का मना कर रहा है ये, शिव राठौर का भी मना कर रहा है। हर्षित चौहान, वो रूम की लिंक भेजा क्या हमने? मैंने कल भेजा था ना। मेरे सर पास एक नहीं बार आया अभी। दोबारा देखना, मैंने करा है दोबारा। एक सेकंड, कबीर मित्तल। अभी तक नहीं आया मेरे पास लिंक। एक सेकंड, मैंने कल ग्रुप में डाला था। मिल गया सर, एक बार आप दोबारा चेक करो, मैंने कर लिया ज्वाइन। अच्छा, मैं ज्वाइन बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। आप 49 स्टूडेंट हो तो गए, नाम बता दीजिए एक बार, मैं सर्च कर लेता हूँ। कबीर शिव। मित्तल। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। ये हैं आदित्य, आशिमा, आस्था, अभिनव, आदित्य रावत। ये कौन है? एनालाइज टॉप 10। अरे सर ये मेरा दूसरा आईडी हो गई, सॉरी मैं दूसरे से या तो इसको रिमूव हो या फिर इसका नाम चेंज हाँ जी करो। सर, एक बार नाम चेंज करता हूँ। अनुराग शर्मा, अनुष्का अरोरा, ये आर्यन सिंह को हमने इनवाइट किया हुआ है, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आरुषि गुप्ता, आयुष, चैतन्य अरोरा, चंचल, धृति, धमीजा, गौर सुंदर, हर्ष गुप्ता, हर्षित चौहान। नाम अपना चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, और जैसे टाइटल पहले नहीं, जो भी तरीके से पूरा नाम होता है वो होना चाहिए, ठीक है। हो गए ना? सर हाँ बोलिए। सर आप प्लीज ये चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, सीएससी फर्स्ट ईयर से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कर सकते हैं सर। एक और है, दूसरे सर ने भी करा हुआ है, ईटी के सर ने, तो वो कंफ्यूजन हो रही है सर। मैं दोबारा से सेंड कर रहा हूँ उसी ग्रुप पर, ठीक है, जो मैंने कल सेंड किया था, जो इसका लिंक नहीं है। सर, लिंक की बात नहीं कर रहा सर मैं ये नेम की बात कर रहा हूँ, आपने जो अच्छा, नाम ये डाल रखा है ना इसका। हाँ यस सर। ये हाँ सर, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कर सकते हैं आप। हाँ कर तो सकते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये किया हुआ है ना सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? सर ये शो नहीं करता, मतलब ये तो आपने अभी क्लिक करा तो शो करा ना, ऊपर यही शो करता है नाम, कंफ्यूजन हो रहा है। इसको रीनेम करना पड़ेगा ना। ये जीमेल की सेटिंग है। अच्छा, ये इसकी सेटिंग, फर्स्ट ईयर यहाँ पे ले लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, एमपी कर दूँ सिर्फ। हाँ सर, ऐसा तो नहीं है कि आप सबकी मतलब सीएससी फर्स्ट ईयर एक पूरा हमारा क्लासरूम है, उसके अंदर अलग अलग नहीं। सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा तो नहीं है ना सर? ये मेरी अपनी क्लासरूम है, सिर्फ एमपी की क्लासरूम है, इसमें हाँ जी, सिर्फ फिर तो मैं ठीक है। एज ए टीचर ज्वाइन हूँ, जैसे पीपल नहीं जाएंगे, टीचर सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है। बाकी आप थैंक मेरे यू सर। सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होगी, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन वगैरह हो रहे हैं आपके सर सीनियर्स मैंने के। नेम चेंज कर दिया, एक बार चेक कर हाँ लेना ठीक है, उसमें कभी। ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन वगैरह हो रहे हैं
वो सारे के सारे इसी से हो रहे हैं। कम्युनिकेशन गूगल क्लासरूम पे फाइल अपलोड हो रही है, आपके वर्कशीट अपलोड हो रही है, और वाइवा हो रहा है, जो अभी आपके सीनियर्स के हो रहे हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इस पे आपका सारा का सारा डेटा सेव रहता है। चलिए नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? हमने कल कुछ स्टेप्स पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, जिसमें 5 स्टेप्स आपको मैंने बताए थे, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फॉलो करते हैं, जिसका मैंने आपको जो स्टेप वाइज बताया था, जिसमें डिस्क्राइब करके भी बताया था कि जो पहला है आपका प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, दूसरा है मशीनिंग प्रोसेस, तीसरा है जॉइनिंग प्रोसेस, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, एंड जो प्रॉपर्टीज पर जो इफेक्ट होते हैं, यानी प्रोसेस अफेक्टिंग द चेंज इन द प्रॉपर्टीज, इसकी बातें होती हैं। तो ये हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अल्टीमेटली अभी जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मेटल्स, नॉन मेटल्स या नॉन मेटालिक एलॉयज, ठीक है। तो ये चीजें अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मेटल से। देखिए एमपी, आप बेसिक्स फिजिक्स में पढ़ करके आए हो, आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी 11th-12th की, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसके अंदर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से उनके एटम्स बाउंड होते हैं, ठीक है, किसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, कौन एमॉर्फस है, वो बेसिक्स यहाँ पे मेटल्स के लिए होती है, क्योंकि कैटेगरी जो आप मटेरियल्स के डिफाइन करते हो वो उन्हीं के बेसिस पे होती है, ठीक है, कौन सा हमें मटेरियल कहाँ पे यूज करना है, किस तरह का मटेरियल, तो वो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी 11th-12th की जो फिजिक्स है वहाँ से डिराइव, वहाँ से डिस्क्राइब्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पढ़ना है बेसिक मेटल्स एंड एलॉयज। तो सबसे पहला अगर हम आपको बताएं कि बेसिक मेटल्स में कौन कौन आते हैं, मेटल्स में अभी हम सिर्फ मेटल्स ब्रॉड डिफाइन कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे जो फेरस मेटालिक है या नॉन फेरस मेटालिक है। फेरस मेटालिक, नॉन फेरस मेटालिक का मतलब परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है उस मेटल के अंदर, उस एलॉय के अंदर, ठीक है। तो वो आपका फेरस मेटल होता है, नॉन फेरस मेटल होता है, तो वो चीज़ें हम अभी बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला सिंपल सी बात कर रहे हैं हम कि जो मेटल्स हैं, जो बेसिक मेटल्स हैं, तो वो बेसिक मेटल्स में कौन कौन आएंगे, आपको क्या क्या पता है? शायद आपको पता भी होगा कि बेसिक मेटल्स में जो मेटल्स के नाम आते हैं उसमें पहला तो आयरन ही है, आप लोहा तो लेते ही हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सबसे बेसिक आपके मेटल्स कहलाते हैं, जिसको इन जनरल हर जगह पे यूज किया जाता है। आयरन भी यूज होता है, कॉपर भी यूज होता है और एल्यूमिनियम भी यूज होता है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी अदर मेटल्स आपको मिलेंगे, जैसे निकल है, कॉपर है, टाइटेनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, टिन है। ये आपके कुछ और बेसिक मेटल्स डिस्क्राइब होते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक्स में आएगा आपका वो दैट इज आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर ही है, ठीक है ना। अब जो मेटल्स हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो एक 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 कह सकते हैं कि उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक अपना बिहेवियर होता है, जिसके चलते हम उसका यूज जो नॉन मेटल्स है उससे अलग रखते हैं। आप लकड़ी की जगह पे, आप लोहे की जगह पे लकड़ी नहीं प्लेस कर सकते, या आप प्लास्टिक नहीं प्लेस कर सकते, आप रबर नहीं प्लेस कर सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसुलेटिंग ही एक ऐसा पार्ट नहीं है जो मेटल और नॉन मेटल को अलग करता है, और भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक और भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे मेटल और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन, यानी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग प्रोसेस, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग की वजह से ही आप मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज नहीं करते, बल्कि और भी कुछ मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक डक्टिलिटी, लाइक स्ट्रेंथ, लाइक हार्डनेस, लाइक मैलिएबिलिटी। ये क्या है? ये सारी चीजें मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो है ही, जिसमें आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का पास होना जो आपने पढ़ा हुआ भी है ऑलरेडी, तो वो उसको, तो ये आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि अब ये जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें है, हम इसकी यूज कहाँ कहाँ तक करते हैं? देखो क्यों मेटल्स का यूज नॉन मेटल से ज्यादा हो रखा है, मैं आपको बताता हूँ।
जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अच्छा सपोज मैं आपको बताता हूँ, कल मैं वेल्डिंग आपको डिस्कस कर रहा था, सोल्डरिंग, आपके एप्लीकेशन से बताता हूँ, पहले एप्लीकेशन समझते हैं फिर आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। जब आप सोल्डरिंग कर रहे थे, अगर मैं कहूँ कि वो जो कल ही की क्लास में बताया था ना मैंने वेल्डिंग सोल्डरिंग का, तो आपको मैंने बताया था कि वो जब आप मोबाइल फोन की दुकान पे जा करके वो जो सोल्डर है जिससे वो बंदा जो मैकेनिक है वो सोल्ड कर रहा है, तो अगर वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना दे उसमें वो क्या करता है, वो सोल्डर जो जो सोल्डरिंग कर रहा है वो पहले क्या करता है, उसको प्लग खोलता है, उसके बाद फिर क्या करता है, वो हीट अप होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं देगा तो क्या होगा, जो सोल्डर का जो टिप है, जो इलेक्ट्रोड है, जो आगे का जो पॉइंट है, उसमें करंट सप्लाई नहीं होगा। करंट सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, वो मेटालिक पार्ट है, वो गर्म नहीं होगा। अगर मैं उसके जगह पे कोई अदर नॉन मेटालिक सिरेमिक मटेरियल रख दूँ, हार्डर मटेरियल रखूंगा, नॉन मेटालिक रखूंगा, लेकिन तो क्या वो गर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर वो गर्म नहीं हो पाएगा तो जो उससे सोल्डरिंग होनी है, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होना है, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप कितना भी नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले जाइए, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पे आपको मशीनिंग में, खास करके मशीनिंग में, जहां पे आपको मेटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज्वाइनिंग करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा। हीट ले करके कौन सा मटेरियल गर्म हो करके फिर वो ज्वाइनिंग में जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका होता है मेटल। मेटल करंट से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मेटल्स पे हीट एनर्जी आएगी, फिर वो मेटल जब गर्म हो जाएगा तब वो जो दूसरा जो मेटल है, जो आपके दूसरे मेटल है, उस पर आप उसको प्लेस करोगे, वो हीट अप होगा, वो उसको फिर वो आगे जाकर के वो सोल्डरिंग करता है। तो ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेटल्स का पार्ट मशीनिंग के अंदर, ज्वाइनिंग भी तो एक मशीनिंग का ही पार्ट है, मशीनिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए ना, तो ये आपके कुछ मेटल्स थे। जो आपको नॉन मेटल्स पढ़ने हैं, कुछ नॉन मेटल्स ही पढ़ने हैं जो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे सबसे पहला तो रबर है। देखो, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल या मेटल्स की बात करते हो, तो अगर उस पर इंसुलेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो डेंजरस हो जाएगा। यानी कि आपको जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल वायर्स या कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस देखते हो, या जितनी भी आप कंप्यूटर ही ले लो, आपके साथ मैं जिस फोन हेडफोन यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी आप इंसुलेटिंग मटेरियल के ही वायर चढ़ाते हैं। इस वायर के ऊपर भी आप इंसुलेटिंग मटेरियल ही चढ़ाते हैं, चाहे वो आपको प्लास्टिक के फॉर्म में इंसुलेटिंग मटेरियल हो, चाहे रबर के फॉर्म में हो, चाहे कोई अदर मटेरियल बनाया गया हो जो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि जो नॉन कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो आपके रबर्स वगैरह हैं, वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। क्या सिर्फ इंसुलेशन के लिए ही काम आता है रबर, सूडन वगैरह? नहीं, और भी चीज़ों में काम आता है। फॉर एग्जांपल, जब ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो पहले तो ऑटोमोबाइल में जो बॉडीज आती थी वो किस चीज़ की बनी हुई आती थी? पहले मेटालिक आती थी, पहले मेटल्स के बॉडी आते थे। जैसे पुराने ज़माने में एम्बेसडर चला करता था, जीप चलती थी, वो सारे मेटालिक होते थे। आज जितनी भी कार्स आ रही हैं, क्या वो मेटालिक है? आपको लगता है? आप लोगों को पता है? मुझे रिप्लाई करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि मैं कोई ऐसा कुछ चीज़ पूछूंगा नहीं जो आप लोगों को नहीं आता हो। आप लोगों के घर में कार होगी, मुझे बताइए उस कार के सर बॉडी का मेटालिक मटेरियल लगती क्या है। है? मेटालिक सर है? मेटालिक लगती है, लगती है मेटालिक सर। नहीं है, कुछ मिक्स मटेरियल होता है। देखिए, उसको कहते हैं हम लोग सिरेमिक। आजकल ऐसे ऐसे मटेरियल डेवलप हो गए हैं जो वेट में सबसे, जो रिक्वायरमेंट है कार की, आज के ज़माने में कार की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप बेसिक देखोगे तो कार की रिक्वायरमेंट क्या है? हम चाहते हैं कि कार पे लोड कम से कम पड़े, यही चाहते हैं ना, ताकि जो इंजन की एफिशिएंसी है वो हम उसको बढ़ा सकें, यही है ना। पहले के ज़माने में उनका चेचिस, उनकी बॉडी इतनी भारी होती थी कि आधा तो लोड उन्हीं का होता था, बाद में पैसेंजर का होता था। तो इससे क्या होता है? इससे जो इंजन की एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं? ऐसा हार्डर से हार्डर मटेरियल जनरेट करें जो वेट में सबसे कम हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बाय मिक्सिंग ऑफ सम नॉन मेटल टू मेटल, मेटल टू नॉन मेटल, यानी कंक्रीट। ये जो कंक्रीट वर्ड है ना, इसी से हम लोग सिरामिक्स बनाते हैं। सिरामिक्स एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं, जो मेटल भी नहीं है,
और मेटल और नॉन मेटल या उनके पाउडर्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिक्स करने के बाद जनरेट किया जाता है। यह आपको पाउडर मेटलर्जी में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी होती है शीट्स, लगती फाइबर की है, दिखती फाइबर की तरह, मेटालिक कभी नहीं दिखेगी। आप उसको तोड़ के देखो, टूट जाएगा वो। मेटल कभी टूटता नहीं, मेटल मैलिएबल होता है, मेटल कभी एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर ड्यूरेबिलिटी तो उसमें फिर कम हो जाती है, तो फायदा क्या है उसको बनाने का, सिरेमिक का, कार्स का? ड्यूरेबिलिटी कम कहाँ हो जाती है? उसको आप उसको एक्सीडेंटली देख रहे हो। कसम से पंच भी मार दे तब भी उसमें डेंट सा आ जाता है। आपको पंच नहीं मारना ना। देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड पॉजिटिविटी को लेकर के बनाई जाती है, एक्सीडेंटल को लेकर नहीं बनाई जाती है। एक्सीडेंट अगर होगा तो लोहे वाला भी खतरनाक है। फिर उसके लिए उसके एवज में क्या बनाया गया? एयरबैग्स बनाए गए, सेफ्टी ऑफ पैसेंजर बनाया गया। हम इसको इसके लिए नहीं बनाते कि हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो इसके लिए नहीं करते कि हम गाड़ी ठोकेंगे तो क्या होगा। आप समझ रहे हो? गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, हम इसके लिए नहीं होते। हम देखते हैं कि गाड़ी की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर तुम ये सोचो कि जो गाड़ी की एफिशिएंसी अगर 10% भी बढ़ रही है, 5% भी बढ़ रही है अगर, तो बहुत ज्यादा का चेंज हो रहा है ना, वेट से, सिर्फ वेट से। ओके सर, समझ आ रही बात? एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। चलो, ये तो कार है। अगर एरोप्लेन का मटेरियल हैवी हो जाए तो फिर एरोप्लेन से कार्गो जाएगी या तुम जाओगे? बताओ, उसमें इतना बड़ा इंजन लगता है, खुद सोचो। उसमें पहले एल्यूमिनियम मेटल यूज होता था पुराने जमाने में। आज बोइंग बनती है तो क्या बोइंग में एल्यूमिनियम यूज होगा? इतना भारी मटेरियल। सोचो, एल्यूमिनियम कितना हल्का मटेरियल है कि नहीं है? सबसे हल्का मटेरियल के अंदर एल्यूमिनियम आता है। पहले एल्यूमिनियम के एलॉयज यूज होते थे, ड्यूरोलोमिन यूज होता था, एल्यूमिनियम के एलॉयज यूज होते थे। क्यों? हल्की होती थी। और तब जो कंपोजिट मटेरियल है, जो सिरेमिक मटेरियल है, वो डेवलप नहीं हुआ था। एरोप्लेन को बनाने में दो कैरेक्टरिस्टिक, अभी तक मैंने कार का एग्जांपल इसलिए दिया, आपको दिखता था। अब देखिए, थोड़ा सा और ब्रॉड सोचिए। हमें एरोप्लेन चलाने के लिए क्या चाहिए? कौन सा मटेरियल चाहिए? आप बताइए। हमें एरोप्लेन चलाने के लिए मटेरियल की दो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। एक, हार्डर से हार्डर हो, भाई उसको कितना फुट ऊपर इतनी स्पीड में चलना है, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। दूसरा, हल्के से हल्का हो। अगर भारी से भारी हो जाएगा तो उसके इंजन पे लोड तो आएगा ना, पैसेंजर तो है ही है, लेकिन उसके इंजन पे लोड तो आएगा ना, उसके बॉडी का भी, उसके ऊपर के स्ट्रक्चर का भी। आप समझ रहे हैं बात? तो वो क्या है? वो एक मटेरियल है। वो मटेरियल पहले एल्यूमिनियम था, तब साइज ऑफ जो इंजन था वो बड़ा था और साइज ऑफ एरोप्लेन छोटा था। आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो पहले के जमाने में एरोप्लेन छोटी थी और इंजन बड़े बड़े होते थे। क्यों? क्योंकि उस पर लोड बढ़ता था, एफिशिएंसी नहीं निकल पाती थी इंजन की। ठीक है। अब क्या है? अब जो एल्यूमिनियम के एलॉयज यूज होते थे उसको चेंज कर दिया गया कंपोजिट से। ठीक है, पाउडर यूज करके। किसके पाउडर? कंक्रीट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, कार्बन फाइबर हो गया सर। कार्बन फाइबर हो गया। कार्बन फाइबर तो उसकी विंडशीट होती है, अभी विंडशीट की बात मैं बताता हूँ। ये तो सारी चीजें आपकी पूरी बॉडी की मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके रेनफोर्स्ड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट का थ्योरम लगा करके बनाया, एमएमसीज होते हैं वो। ठीक है। अब आइए, कार्बन का एडिशन भी किया जाता है। कार्बन फाइबर नाम ही क्यों दिया गया? फाइबर है लेकिन कार्बन का एडिशन, वो सिरेमिक है। आ रही बात समझ में? अब आप बताइए मुझे, एरोप्लेन के जो विंडो सीट पे बैठते हैं वो ग्लास होता है, ठीक कह रहा हूं मैं? बैठे होंगे आप लोगों में से कई लोग तो एरोप्लेन पे बैठे होंगे, उसकी विंडो सीट भी बैठे होंगे। वो एक ग्लास होता है, वो एक ग्लास होता है, ठीक कह रहा हूं मैं? फाइबर ग्लास होता है, फाइबर ग्लास, टफन ग्लास होता है ना। टफन भी नहीं होता, फाइबर ग्लास होता है, बल्कि कार्बन फाइबर ग्लास होता है। अगर सिर्फ ग्लास होता तो इतने हाई प्रेशर में टूट जाता, टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे वो तो वैसे ही ब्रेक कर जाता, और मटेरियल सबसे हल्का होता। अगर कभी आपने अभी पिछले 4-5 साल पहले एयर इंडिया ने कुछ बोइंग खरीदी थी, लेकिन वो बेकार पड़ गई थी क्योंकि उन्होंने वहां से खरीदी थी, पता नहीं किसी कंट्री से खरीदी थी। हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि वो चाइना से खरीदी। देखो, चाइना से तो नहीं खरीदी थी, जहां तक मुझे लगता है। खरीदी थी कहीं, किसी कंट्री से खरीदी थी, इजराइल से खरीदी थी या कहां से खरीदी थी, आई डोंट नो।
बट 4-5 हो सकता है चाइना से भी खरीदे, मुझे नहीं पता, बट 4-5 उन्होंने बोइंग खरीदी थी, 2-3 सालों के अंदर उनकी विंडशीट टूट गई सिर्फ मटेरियल की वजह से। उनकी विंडशीट बहुत हल्की होती हैं, अगर कभी उनको हाथ में निकाल के देखोगे तो बहुत हल्की होती हैं, छोटी भी होती है, बहुत हल्की होती है। क्या है वो? कार्बन फाइबर। फाइबर का तो अमाउंट है ही, जो आपका पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स के साथ साथ इन्होंने कार्बन के अमाउंट भी जोड़ने शुरू किए और एक ऐसा मटेरियल डिफाइन किया जो हल्के से हल्का हुआ और हार्डर से हार्डर होता चला गया। आ रही बात समझ में? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। यस। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल्स की होती है। तो इसीलिए आज भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी मटेरियल पे रिसर्च ऑनगोइंग है, मटेरियल्स पे लोग रिसर्च करते हैं। इसीलिए करते हैं कि आने वाले समय में हमें और भी हल्की चीजें चाहिए, और भी हल्का मटेरियल चाहिए। ठीक है, अभी मैं 2-4 दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक ऐसा मटेरियल डिफाइन हुआ जो एक ग्लास है, लेकिन वो शेडेड ग्लास है, आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखेगी लेकिन उसके पीछे का कुछ नहीं दिखेगा। शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं तो न्यूज़ में देख रहा था और फिर उसके आर्टिकल पढ़े थे मैंने अभी 4-5 दिन। आप में से किसी ने हो सकता है उसको टच किया हो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें पीछे का अगर कोई भी चीज रखा हुआ है तो वो कुछ भी नहीं दिखेगा, टफ एंड ग्लास है वो। ठीक है, तो ये आपके मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो जो बेसिक्स, लेकिन अब ये तो बहुत आगे की चीज है। आप कार्बन फाइबर की बात करते हो, आप एमएमएक्स जो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल की बात करते हो, आप कंक्रीट मटेरियल की बात करते हो, कंक्रीट मिक्स मटेरियल की बात करते हो, आप रेनफोर्स्ड की बात करते हो, वो सब क्या है? वो सब हायर मटेरियल डेवलप्ड है जो आज के जमाने के हिसाब से। ठीक है, आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी और जितनी भी लग्जूरियस कार बन रही हैं, सब में कार्बन फाइबर की ही बॉडी आ रही है, सब में सिरेमिक मटेरियल यूज हो रहा है, सब में कंपोजिट मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, अब मेटालिक बॉडी नहीं आती। मेटालिक बॉडी कहाँ आती थी मैं बताता हूँ आपको। जीप, एक जमाने में महिंद्रा की जीप चलती थी, हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर चलती थी, आज भी चलती है, बंगाल वगैरह में आज भी चलती है, साउथ वगैरह में आज एम्बेसडर आज भी चलती है, टैक्सी में चलती हो शायद, हो सकता है। तो उनके बॉडी लोहे के आते थे, तो उनकी स्पीड भी 100 से ऊपर नहीं जाती है। आज एफिशिएंसी बढ़ गई इंजन की, देखो इंजन की भी ताकत बढ़ा दी हमने, लोड भी कम कर दिया। आज देखो हाईवे अगर अच्छा मिला तो कहां से कहां गाड़ी पहुंच जाती है, स्पीड देखो 200 पहुंच रही है आज, है ना? तो ये सब एक मटेरियल की क्वालिटी है। ठीक है, चलिए अब आइए इसके बाद बेसिक्स तो शायद आपने पढ़ा होगा, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो सॉलिड मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स कितने तरीके से क्लासिफाई होती है, पढ़ा होगा आपने। अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन पढ़ा होगा, यस और नो? मुझे रिप्लाई कर दिया कर, देखिए एक्चुअली आप हाँ ना बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, आप सुन रहे हैं, ठीक है ना? तो दो तरह के आपके मटेरियल, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। आपको पता है क्रिस्टलाइन में आपके जो एटम्स है वो अरेंज्ड ऑर्डर में होते हैं, इसकी एंट्रोपी 0 होती है। अमोर्फस के अंदर जो इसके स्ट्रक्चर हैं वो इरेगुलर होते हैं, इसकी एंट्रोपी हायर होती है। एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस को कहते हैं, शायद आपने भी इसको भी 11th-12th में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आपने जो एटम के अंदर का जो लैटिस का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपने पढ़ा होगा, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी। हाँ बोलिए सर, ये चैप्टर काट दिया था सर 12th में। हाँ, काट दिया था मतलब? अच्छा, आप लोगों को सिलेबस में नहीं था क्या? नहीं सर, था पर हटा दिया था। सॉलिड स्टेट है ना? हाँ, सॉलिड में था सर, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर हटा दिया था। अच्छा, तो चलिए मैं इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ, कहीं पर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। ये बेसिक है, यहाँ पे भी हम आपको से देखो, ये चीजें बहुत रेयर कोई लोग पढ़ाता है, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं आपने पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन मैं अपने नोट्स में इसलिए डाला कि बेसिक्स है, हो सकता है आपने इसी साल पास आउट हुआ हो या आपको पिछले साल पास आउट हुआ हो 12th, तो एक बार रिवाइज होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, जो पुरानी चीजें वो याद हो जाएंगी, एक सीक्वेंस बन जाएगा, मेरे लिए भी बन जाएगा और आपके लिए भी बन जाएगा, बस यही कहना है। ठीक है, तो ये आपके यूनिट सेल हैं। एक लैटिस जो होती है, ठीक है, जिसमें आपका ये जो है क्यूब के फॉर्म में आपका एक यूनिट सेल दिखाया गया है। ठीक है ना? इसमें जो आपने पढ़ा होगा
शायद मैंने तो सिंपल क्यूबिक मेंशन नहीं किया है, एक आपने 3 पढ़े होंगे आपने, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके जो स्ट्रक्चर, जो एटम्स के स्ट्रक्चर है, यानी किसी भी मटेरियल के अंदर जो एटम्स है वो किस किस तरीके से अटैच होता है, तो ये उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपका वो 3 स्ट्रक्चर मैंने जो आपके सिंपल क्यूबिक है उसमें तो कुछ होता नहीं, जितने भी कॉर्नर है उन पे लगे होते हैं, यानी कि अगर एक क्यूब दिख रहा है तो एवरी कॉर्नर इज ऑक्युपाइड बाय एन एटम, और एक एटम में कितने 8 होते हैं, 1/8 पार्ट होते हैं। ये शायद जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि एक यूनिट सेल में एक एटम का 1/8 पार्ट ऑफ एटम ऑक्युपाइड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक एटम जो दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये मेरा आपको दिख रहा होगा, ये सिलेक्टर जो है ये दिखा रहा है कि ये जो एक एटम है ना, ये इस यूनिट सेल में भी है। अब ये एक एटम, इसके राइट साइड में भी जो यूनिट सेल होगा वो, क्योंकि यूनिट सेल तो पैक्ड होता है ना, तो इसके राइट साइड में यूनिट सेल जो है उसके साथ भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके नीचे भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 4, 4 दूना 8, 4 उस तरफ, 4 फ्रंट साइड में, तो आपके 4 टू द 8, यानी एक एटम 8 यूनिट सेल को ऑक्युपाइड कर रहा है, 8 यूनिट सेल को, 8, ठीक है ना। तो ये था सिंपल क्यूबिक के लिए। अब आ जाइए जो हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, आपका बीसीसी, एफसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी हुआ होगा। बीसीसी में आपके जो एटम्स हैं वो सारे कॉर्नर पे भी होते हैं और एक उस यूनिट सेल के बीचों बीच होता है, और टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितने होते हैं? 2। तो 1/8 इसका पार्ट हुआ, तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 8 के 1/8, तो 8 into 1/8 प्लस एक बीसीसी के सेंटर में, तो ये हो गए, तो 8 into 1/8 1 और एक सेंटर में 1, 2 हो गए, टोटल हो गए आपके नंबर ऑफ एटम्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी वाइवा वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर मटेरियल से रिलेटेड कोई बंदा अगर एक्सटर्नल आपका वाइवा लेगा तो ये पूछ देगा कि आपने मटेरियल पढ़ा, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, तो बताइए मटेरियल का जो स्ट्रक्चर होता है कोई भी मेटल का, अगर बीसीसी के अंदर लाई करता है तो उसमें एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड होते हैं? तो इसमें 2 ऑक्युपाइड, एफसीसी में 4 होते हैं, आप कैलकुलेट करेंगे 4 होते हैं, क्योंकि इसके हर फेस पर फेस सेंटर होता है, इसके हर फेस पर एक एटम होता है, और वो एक एटम 2 फेस को ऑक्युपाइड करता है, 2 यूनिट सेल को ऑक्युपाइड करता है, 2 यूनिट सेल के 2 फेस को ऑक्युपाइड करता है। तो इसका मतलब आधा इधर हो गया, तो 6 फेस हैं इसके, ठीक है, 6 का यानी 3, और एक आपका कॉर्नर की वजह से हो गया, तो 3 और 1 4। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्सागोनल में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, अप एंड डाउन, ये होती है हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये थी आपके कुछ बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी के पॉइंट्स। अब सवाल ये है, ये तो था जो आपने पढ़ रखा है, अब उसके आगे सर क्या वो नहीं पढ़ना था आपके रिवीजन में? नहीं, पढ़ना ये है कि ये सवाल आता है कि अगर आपने मेटल्स पढ़े हैं तो कौन सा मेटल कौन सा यूनिट सेल को ऑक्युपाई करता है। अब उसमें मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, ये होता क्या है यहां तक, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और टंगस्टन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं। जो आपके कॉपर है, कुछ आयरन के एलॉयज, गोल्ड, कुछ आयरन के एलॉयज, क्योंकि आयरन के 2 वो होते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है, Al2O3 भी होते हैं, Al2O3 और Al, सही कह रहा हूं ना मैं? केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग। एल्यूमिनियम की 2 वैलेंसी होती है ना शायद, सॉरी, आयरन की 2 वैलेंसी होती है ना, 2 भी होती है और 3 भी होती है। हाँ सर, 2 और 3 भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, फेरस और फेरिक। तो कुछ आपके बीसीसी में है, कुछ एफसीसी में भी लाई करते हैं, ठीक है। आयरन थोड़ा है क्योंकि आयरन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई जगह पे हम इसको मिक्स करते हैं आयरन का, इसलिए अभी आगे जाकर के 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, 2 कैटेगराइज है। फेरस मेटल में सब में आयरन आएगा, और नॉन फेरस मेटल में कोई भी आयरन के एटम्स, नॉन फेरस मेटल में कोई भी आयरन के मेटल्स नहीं होते, ठीक है। फिर गोल्ड है, एल्यूमिनियम, निकल, सिल्वर एक्सेट्रा, ये आपके एफसीसी होते हैं, फेस सेंटर, ठीक है। एचसीपी के अंदर आपके मैंगनीज, कोबाल्ट, टाइटेनियम, जिंक, जर्कोनियम, ये मटेरियल्स आपके एचसीपी के अंदर होते हैं। होता क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, जो आपके सिलेबस में था वो सिर्फ था कि मटेरियल कौन सी किस में लाई करते हैं, आपको ये जानना था, लेकिन मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, आप लोग ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा। किसी को कोई पूछना हो यहाँ तक तो बताओ पहले, अगर किसी को दिक्कत होगा उसमें तो मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ, पर बता दीजिए अभी।
फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एनीवन प्लीज? नो सर। सर जो कंटिन्यू करें? बीसीसी में आयरन और जो एफसीसी में आयरन है उसमें डिफरेंस क्या है? देखो इसमें ये जो आयरन है ये प्योर आयरन है, ठीक है, जो इसमें बीसीसी में आयरन, क्योंकि इसके बॉडी के सेंटर पे ये जब आपको वैलेंसी के थ्रू बताएंगे आप रिमूव हो रहा है क्या? मतलब मैंने 2 आईडी से ज्वाइन हो गया, मतलब कोई 2 बात बारी नहीं, से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक अपने आप रिमूव कर लीजिए अगर हो रहा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं कर दूंगा फिर किसी दिन बैठूंगा तो। ओके थैंक एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, अटेंडेंस आप लोग सेंड कर दिया करिए, मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया करिए, मैं लगा दूंगा यहाँ पे, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा पढ़ाने में, ठीक है ना? तो बीच में ही जिस समय मैक्सिमम बच्चे हों आप अटेंडेंस ले करके मुझे व्हाट्सएप कर दिया करिए। अभी मुझे भेज दिया है एक बच्चे ने, हर्षित गुप्ता ने, गुड, ठीक है, तो कोई एक बच्चा भेज दे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी फिर। सर हाँ बोलिए। सर अटेंडेंस का सर जरूरी है क्या, मतलब कुछ? हाँ देखिए ज़रूरी तो इसलिए है कि आप आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं इनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? कल को एग्ज़ाम होगा आपका, होगा ना, कल को कोई क्राइटेरिया से आपके मार्किंग लगेगी, तो अब जो आएंगे और जो नहीं आएंगे दोनों में डिफ्रेंशिएट करना भी तो हमारा काम है ना। तो अटेंडेंस मेंटेन करके रखिए, ऐसा मेंटेन करके रखिए कि हमें कोई दिक्कत ना हो, बस हम इतना ही कहेंगे, ठीक है ना? ओके सर। और हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज़ 75% जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है? अब तो घर से लेना है, कोई दिक्कत तो है नहीं अटेंडेंस अपना, ठीक है? चलिए, तो हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप पूछ रहे थे कि जो इसके आयरन है, तो जो आपके वैलेंसी होती है उसके बेसिस पे उसके अलॉयज बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मटेरियल लिखे हैं ये अभी सिंगल स्टेट में है, यानी कि एक एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में, अभी ये कंपाउंड के फॉर्म में तो है ही नहीं। अब कंपाउंड के फॉर्म में बनेंगे तो जैसे क्रोमियम, अब क्रोमियम ऑक्साइड बना या क्रोमियम का कोई और मेटालिक अलॉय बना, ठीक है, या टंगस्टन, टंगस्टन कार्बाइड है, ठीक है, ये भी एक अलॉय है टंगस्टन का, तो वो बीसीसी के अंदर लाई करेगा, ठीक है? उसी तरीके से आयरन का 2 वैलेंसी यहां लाई करेगा और आयरन की 3 वैलेंसी यहां लाई करेगी। अब आयरन किसके साथ कंबाइंड होता है ये देखने की बात, ठीक है? हेलो, ठीक है? यस सर। किसी को और कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए, इसके बाद आता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर कितना क्लोज पैक का मतलब उसके एटम्स के बीच में कितनी दूरियां हैं, या ये कह लो कितनी कम दूरियां, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन से डिफाइन करते हैं। और ये आपका जो जब आपने पढ़ा होगा तो परसेंटेज में डिफाइन किया होगा और पैकिंग फ्रैक्शन निकाला भी होगा, बीसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं और
सिंपल क्यूबिक में कितने होते हाँ हैं? सर। मुझे याद नहीं है, मैंने तो 15 साल 12 साल पहले मैंने 12th किया था, पर शायद 60s में आते थे, मुझे इतना याद है 69 करके कुछ होते थे, 62 ऐसे कुछ होते थे, इतने सर परसेंटेज होते एफसीसी थे। का था 70 के आसपास, 74 या शायद। सर HCB का 74, BCC का 68। हाँ, तो वो आपकी क्या है, वो परसेंटेज क्या बताती है? वो परसेंटेज बताती है कि जो एटम्स उस मटेरियल के अंदर, जो एटम्स जिस स्ट्रक्चर में हैं, उनका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब एक दूसरे से कितने तरीके से जुटे हुए हैं, कितने नजदीक जुटे हुए हैं। जितने नजदीक जुटे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जब उनको कट करोगे तो उनका एज वेरी शार्प निकलेगा, वो उनकी इंट्रोपी वेरी लेस, मतलब जीरो, लेस मतलब जीरो, ठीक है, यानी उनमें रैंडमनेस बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जो एफसीसी है, जिसका 74 या 72, ठीक कह रहे हो आप लोग, जो 70s में आते हैं, उसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहा जाता था, कुछ कहा जाता था ऐसा, क्लोज पैक स्ट्रक्चर कर करके, जिसमें क्या क्या क्यों कहा है क्लोज पैक स्ट्रक्चर? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस थे, जो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंसेस थे, वो बहुत मिनिमम होते थे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर जो एटम्स है वो अपने बगल वाले सेल से कितने एटम से कंबाइंड हो रहा है। जैसे अब ये एक बॉडी सेंटर्ड है, अब इसके इक्वी डिस्टेंस पे कितने एटम्स हैं? तो 8 दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं। कौन कौन से? चारों कॉर्नर इसके इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। जो कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का है वो 12। क्यों है? क्योंकि अगर इसके फेस सेंटर्ड पे एक एटम है, अब ये फेस सेंटर्ड एटम कितने एटम्स के इक्वी डिस्टेंस है? तो आप देखोगे 4 इस फेस के, 4 ये वाला फेस दिख रहा है ना, 4 टॉप वाले फेस के, 4 इधर वाले फेस, 4 फेस है, ठीक है। तो 4 इधर वाले के, 4 टॉप वाले के, 4 नीचे वाले के, यानी इसके पीछे वाले के ले लो, तो कितने हो गए? 12। 4 तिया 12। समझ आई बात? हेलो, यस सर। चलो, इसके बाद आता है इम्परफेक्शंस। भाई जब आप किसी भी मटेरियल्स में, ये तो इम्परफेक्शंस आपने पढ़े होंगे, ये सब जो छोटी छोटी है, इम्प्योरिटी, फ्रैंकेल और स्कॉटकी और वैकेंसीज। यहाँ पे इम्परफेक्शंस कैसे जनरेट होते हैं मटेरियल के अंदर? जब आप किसी भी मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल की वेल्डिंग ही करी, तो कभी वेल्डिंग करते हुए देखा है, लोहे की वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कुछ ऊपर से गैसेस वगैरह निकलती हैं, कुछ ये सब चीज़ें निकलती है ना, तो उसमें मटेरियल में, उस मटेरियल में कुछ डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके क्रिस्टल्स में डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इम्परफेक्शंस पढ़ाए जाते हैं, इम्परफेक्शंस बताया जाता है कि मटेरियल के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, तो वो इम्परफेक्शंस के अंदर। एलिमेंट मटेरियल होता है जो आयरन, प्योर आयरन होता है, प्योर कॉपर होता है, उसमें भी हो सकते हैं। और जो आपके प्रोसेसिंग के बाद, कोई भी मशीनिंग प्रोसेसिंग के बाद आप देखते हो, या कोई भी म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, जिसके भी आ रही है प्लीज, ठीक है। तो उसको हम लोग डिफेक्ट्स में कहते हैं, वो डिफेक्ट्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। वही डिफेक्ट्स हैं स्कॉटकी, फ्रैंकेल, जो आपका आपने 11-12 में पढ़ा था, वैकेंसी, ठीक है, ये पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं, और लाइन डिफेक्ट्स। इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी 12 बजे से नेक्स्ट क्लास है शायद, है ना? यस सर। फिर अगली Yes, क्लास sir. में हम लोग डिफेक्ट्स करके के फिर आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, स्टिफनेस, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ठीक है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके सर। चलिए, थैंक यू। बाकी हम लोग Thank you, discuss- किसी को कोई परेशानी है तो बता दीजिए भाई, कोई दिक्कत है कोई कहीं पर नो सर। सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट तो खैर बहुत आसान है, इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई दिक्कत होगी। मैं जैसे ही ये चैप्टर फिनिश अरे हो जाएगा, नोट्स मैं आपको मैं शेयर कर दूंगा, एक बार मुझे कंप्लीट तो हो जाने दीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, ओके।